हाय, हाउ आर यू ऑल? तो हम आगे शुरू करते हैं और अभी तक हम बात कर चुके हैं किसके बारे में? अगर आप देखेंगे पिछले लेक्चर में हम यहाँ तक बात कर चुके थे ये थोड़ा मैं आपको हल्का-सा इस लेक्चर में जो बच्चे पीछे लेक्चर देख के आए हैं उनके लिए बढ़िया बात है। तो वो अब तक आप ये सब कुछ अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ना करके कुछ अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लें, तो कैसे उसका रिज़ल्ट होगा? क्या रिज़ल्ट निकल के आएगा? और ये बात हम फिज़िक्स में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? करते हैं, कर सकते नहीं, करते हैं। उसका थोड़ा ये एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि बेसिक मैथ आप क्यों पढ़ रहे हो? आप वो मैथ पढ़ रहे हो जो फिज़िक्स में अप्लाई होगा, जो फिज़िक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये समझें आप बात। हम वो मैथ्स नहीं पढ़ते, ना नीट वाले बच्चों को उसकी ज़रूरत है या मैं क्यों आपको मैथ पढ़ाऊँगा? मैं आपको वही मैथ पढ़ाऊँगा जो मैं आगे फिज़िक्स के अंदर इस्तेमाल करूँगा। तो अब मैं आगे चलता हूँ और मैं अगली बात आपको सिखाता हूँ कि जो हम पढ़ के आए हैं ना, क्योंकि ये बातें मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक मैथ और वेक्टर में फिर हर बार यही बात कहूँगा, ये बैकबोन है। आप जितने अच्छे से इसको सीखेंगे, उतना ही मजबूत आपका स्ट्रक्चर तैयार होगा फिज़िक्स पढ़ने के लिए या फिर यही मैं कहूँगा कि केमिस्ट्री में भी आप उतना ही अच्छा करेंगे, क्योंकि आपका मैथ्स अच्छा है। कई बार मैं देखता हूँ जो मैंने नोटिस किया है कि कई बार बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होता है, लेकिन उसको मैथ्स ही पता नहीं चलता। टीचर बोल के चला जाता है, लेकिन उसको मैथ्स समझ नहीं आ रहा होता। जैसे अब पिछली जो लेक्चर में आप देखोगे कि वो कह देगा कि लेट्स सपोज टीचर ने बोल दिया कि अरे ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ तो कोई बात नहीं, जैसे ये सवाल आ गया कि वेलोसिटी है या फिर उसी एग्जांपल को ले लेते हैं हम, एरिया क्या आ गया पाई आर स्क्वायर। ये तो टीचर सिंपल बोल के चला जाएगा क्लास में, हाँ तो कोई बात नहीं, डेरिवेटिव ले लेना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा है ना, तो डेरिवेटिव ले लेना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आधे बच्चों के ये बात समझ ही नहीं आई कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम का क्या मतलब है, लेकिन सर ने जो बोला वो सही बोल दिया। यानी कि सर ने ये बोला कि आप डेरिवेटिव ले लो, यानी कि पाई इंटू टू आर डी आर बाई डी टी। आप पावर चेन रूल लगा लो, अब अपना सवाल सॉल्व कर लो। तो ये बातें क्या है ना, बच्चा थोड़ा सा ऐसे होता है कि वो सोचता है कि मैथ्स मैथ्स है, लेकिन नहीं, हम वो मैथ्स मैथ्स हमें अप्लाई करना भी आना चाहिए। अब हमारी ये ड्यूटी बनती है। आप 10th क्लास में नहीं है, आप 11th क्लास में आ गए हैं। आप एक नई दुनिया एक्सप्लोर करोगे अगले 2 साल। अब तक आपको कहा जाता था ये 10 सवाल है, 10 सवाल सही टेस्ट में आएंगे, लेकिन अब आपको कहा जा रहा है कि ये सवाल है और बनाओ। देयर इज अ डिफरेंस। सो मैं आज का लेक्चर शुरू करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगा मैं इस लेक्चर में। मैं बात करूंगा आपसे स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में। स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में, ये क्या चक्कर है सर, क्या कह दिया? अभी पढ़ के आए थे डी वाई बाई डी एक्स, इसको क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है। पिछले लेक्चर में पूरा मैंने डिटेल में समझाया था। ये होता है, ठीक है सर, ये ऐसे कर्व था, किसी पॉइंट से पास होने वाली लाइन ये टेंजेंट थी। इस टेंजेंट के स्लोप को डी वाई बाई डी एक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब बहुत छोटा सा चेंज। एक्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो किया था, जीरो नहीं किया था, यानी कि बहुत छोटा सा चेंज, ये वाला चेंज बहुत छोटा सा चेंज। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। अब हम इसी के ऊपर बात करेंगे थोड़ा, फिर मैं बीच में आपको बताऊंगा कि पहले इसकी मैथ सिखाता हूं, फिर फिजिक्स में कैसे आएगा वो भी सीखते हैं। तो जी सबसे पहले मैंने ये बना लिया। मान लो मैंने जनरल कोई कर्व बनाया और मैंने ये कर्व बना लिया बच्चे। ऐसे गिवन है आपको, बिल्कुल बेसिक। इसके ऊपर सवाल भी करेंगे, बेसिक मैथ में कैसे सवाल आएंगे। ये वाला हो गया, ये आपका ये जनरल कर्व मैंने बना दिया। और ये y हो गया जी, और ये बच्चे x हो गया। अब मैं जो इंटरेस्टेड हूं ना जानने में, मैं जानना चाहता हूं कि भैया इस a पॉइंट, इस b पॉइंट और इस c पॉइंट पे स्लोप क्या है। a पॉइंट, b पॉइंट और c पॉइंट पे जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या है, यानी कि dy बाई डी एक्स। यानी कि आप क्या करोगे, आप स्लोप निकालने के लिए इस पॉइंट पे ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ऐसे करोगे टेंजेंट ड्रॉ। ठीक है जी, ये कर लिया। यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे और यहाँ पे बच्चे मेरे हिसाब से आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे जो इस लाइन से पास होगा। ठीक है, अब आपको निकालना है स्लोप। तो स्लोप निकालने का तो एक ही तरीका, एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना सिखाया है मास्टर ने। तो ये ऐसे बनाओगे आप, और ये वाली लाइन तो एक्स एक्सिस के ये
पैरेलली ऐसे लाइन खींचनी बताई थी ना, और यहां से एंगल मेजर करना था, ये पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ऐसे ही मेजर करोगे, तो ये आ गया आपका थीटा, जो आया आपका इस पॉइंट पे एक्यूट। यहां आपका थीटा क्या बना, ये तो एक्स एक्सिस के साथ ही है, देख रहे हो आप, टेंजेंट अलोंग एक्स एक्सिस ही है, तो ये तो कोई एंगल नहीं बना रहा, जीरो। और ये कितना एंगल बना रहा है बच्चे, अगर आप देखो तो ये आपको दिख ही रहा है 90 से ज्यादा। तो यहां थीटा क्या बना, ऑब्ट्यूस। यानी कि अगर मैं इस ग्राफ को मुझे रीड करना हो तो कुछ ऐसे ऐसे मैं लिख सकता हूं कि स्लोप एट ए, यानी कि टेन थीटा, और यहां पे m इज इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा क्या है ए पॉइंट पे, ऑब्ट्यूस। प्रॉपर वैल्यू नहीं बात कर रहा, सिंपल बात कर रहा हूं, ऑब्ट्यूस। यानी कि स्लोप क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। फिर मैं स्लोप एट बी की बात करूं, तो यानी कि m इज इक्वल टू टेन जीरो, जीरो आएगा। और अगर मैं स्लोप एट सी की बात करूं, सो m इज इक्वल टू बच्चे टेन थीटा। थीटा क्या है यहां पे, एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है ये पॉजिटिव आएगा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। एक बात तो ये हमने डिस्कस कर ली। अब सर ये तो चलो ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, अगर आप देखो, ध्यान से देखो, ये स्लोप यहां से यहां तक अगर आप देखो, ये यहां से यहां तक नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप आप कहीं भी बनाओ, किसी भी पॉइंट पे बना लो, ये एंगल ऑब्ट्यूस ही रहने वाला है। यहां आके, यहां आके ये क्या हो गया तुम्हारा, जीरो हो गया। ठीक है जी। अब यहां तो कोई बन नहीं रहा, लेकिन अगर आप यहां से ऐसे चलते आओगे तो स्लोप तुम्हारा क्या हो रहा है, स्लोप तुम्हारा क्या हो रहा है, ये तुम्हारा ऑब्ट्यूस ही है। इधर इधर तुम्हारा अगर आप देखो, यहां से यहां स्लोप आपका बढ़ना शुरू हो गया। अगर आप यहां देखो तो ये क्या है, थीटा वन, ये एंगल इंक्रीज होने लग रहा है, एंगल इंक्रीज होने लग रहा है, ऊपर जाते जाओगे एंगल इंक्रीज हो रहा है। तो यहां स्लोप आपका इंक्रीज हो रहा है, यहां स्लोप आपका डिक्रीज हो रहा है, लेकिन नेगेटिव है स्लोप की वैल्यू। तो अगर आप इस पोर्शन की बात करें, तो अगर मैं स्लोप की बात करूं, क्लियर है, इसके क्या करूं मैं, स्लोप के बारे में बात करूं, तो इसका स्लोप कैसा होगा, देखो जी, ये स्लोप जो होगा वो यहां पे, इसकी वैल्यू अगर मैं इतने हिस्से की बात करूं, ठीक है, तो इतने हिस्से की जब मैं बात करूंगा तो नेगेटिव होगा, और स्लोप डिक्रीजिंग आएगा, डिक्रीज हो रहा है, आपको दिख ही रहा है। इस हिस्से की जब मैं बात करूं तो स्लोप पॉजिटिव होगा और इंक्रीजिंग होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये बातें क्यों सिखा रहे हो, क्यों, क्योंकि भाई अभी मैं थोड़ा काइनेमेटिक्स का एक एग्जांपल लूंगा और लिंक करके बताऊंगा कि ये चीज आपको डायरेक्शन बता रहा है, और ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, ये उस क्वांटिटी का, उस फिजिकल क्वांटिटी का आपको मैग्नीट्यूड बताएगा। अभी आप समझते रहो कि स्लोप क्या हो रहा है, लिंक हम बाद में करेंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो ये बातें हुई। अब मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में करता हूं डिस्कस, क्योंकि ये एकदम से बात समझ में नहीं आती, बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसको डिस्कस करना चाहूंगा, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं, अलग अलग बनाता हूं। क्योंकि यहां बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि सर यहां तो एंगल देखो, यहां तो एंगल बढ़ रहा है, आप कह रहे हो कि ये डिक्रीज हो रहा है, ये क्या चक्कर है, कैसे कैसे हम इसको देखेंगे, क्योंकि यहां तो आपको दिख रहा है कि एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो ये मैं इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो रहा है। अब मैं ये सेपरेट बात आपको अलग अलग सिखाने वाला हूं, कैसे, देखो जी, एक एक बात लेते हैं, एक एक बात। तो पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, अगर ग्राफ आपको ऐसा दे रखा हो, ठीक है जी। तो यानी कि ये y हो गया बच्चे, ये x हो गया, और मैं जानता हूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू टेन थीटा। उस पॉइंट पे आप थीटा देख लो। तो मुझसे पूछ लिया गया कि आप बताओ इस जो कर्व है, ये कर्व का स्लोप क्या है, कैसा है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, कांस्टेंट है। तो मुझे कर्व के स्लोप के बारे में बात करनी है।
ठीक है जी। अब कर्व के बारे में बात करूंगा तो सीधी सी बात है, मुझे टेंजेंट ड्रॉ कर करके देखना पड़ेगा। ये टेंजेंट हो गया मेरा, ये टेंजेंट हो गया। तो आप दो से ही समझ में आ जाएगा। आप अगर यहां ड्रॉ करो, थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं, ऐसे ड्रॉ कर लो इस पॉइंट पे, और आप ड्रॉ कर लो इस पॉइंट पे। एंगल चेक करने के लिए वही एक्स एक्सिस, सेम तरीका है, स्लोप देखने का सेम ही तरीका है। आप लाइन ड्रॉ करें और ये देख लें ऐसे, ये ऐसे। तो ये θ2 लिख दिया मैंने, ये θ1 लिख दिया, ये इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट। आप जैसे जैसे ऐसे कर्व पे चल रहे हो, ऐसे 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 चल रहे हो आप, तो आप स्लोप क्या है, जैसे जैसे ऐसे जा रहे हो तो कर्व यानी कि स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके मैग्नीट्यूड में क्या फर्क आ रहा है वो देखते हैं। देखो, तो मैं कह सकता हूं यहां से कि θ2 विल बी ग्रेटर देन θ1। पहले मैं टेन के बारे में बात करता हूं, टेन थीटा। टेन थीटा की जीरो से वैल्यू में 90 डिग्री के बारे में बात करता हूं। टेन जीरो जीरो, और इन्फिनिटी पे टेंड करती है 90 की तरफ। ठीक है, यानी कि वैल्यू अगर आप देखो 0 से 90 डिग्री, तो 10 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, कितनी आसान बात है। 0 टू 90 इंक्रीज हो रही है, तो टेंशन ही खत्म। तो यहां क्या बना रहा है, ये देखो एक्यूट बना रहा होगा थीटा की वैल्यू। तो थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब 10 की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि tan θ2 विल बी ग्रेटर देन tan θ1? भाई ये क्या है, दोनों एंगल एक्यूट है ना। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। क्या मैं कह सकता हूं इसका मतलब जो स्लोप है M2 पे वो ज्यादा होगा M1 से? तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू है एक्यूट है? एक्यूट का मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। और वैल्यू बढ़ रही है तो पॉजिटिव है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। तो स्लोप के बारे में क्या बात आई, स्लोप के बारे में निकल के आई पॉजिटिव है, और स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब होता है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है। आप देखो ये वैल्यू क्या हो रही है, थीटा, थीटा इंक्रीज हो रहा है ना, थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज। हर पॉइंट पे आप किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करते जाओ, आप इस पॉइंट पे, 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 किसी भी पॉइंट पे आप जब ड्रॉ करके देखोगे तो यहां देखो, यहाँ और थीटा इंक्रीज हो गया। तो थीटा इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसको कहते हैं कि ये जो कर्व है इसका स्लोप पॉजिटिव है, और क्या हो रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है। ये आपको बनाना भी आना चाहिए। ये तो आपने, अब आपने क्या, आपने पता चल गया कि ऐसा होता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि आपको ऐसा कर्व बनाना है, ऐसा ग्राफ बनाना है जिसका स्लोप क्या हो, पॉजिटिव हो और कांस्टेंट हो, तो आप कैसे बनाओगे? आप ऐसे बना दोगे जी। आपको कोई इंफॉर्मेशन दे दे, अब क्या दे दे कि सर आपको बनाना है, स्लोप है किसी कर्व का, इसको मैं फिजिक्स से भी लिंक करूंगा, आपको समझ में आएगा। अभी आप बनाना सीख लो कि कोई आपसे कह दे, क्योंकि टीचर ऐसे ही बोलेगा क्लास में कि ये डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का ग्राफ है, ठीक है, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा और डिक्रीजिंग बनेगा। तो अब आप घूमते रह जाओगे, अरे यार ये कैसे बनाए। तो उस चीज के लिए आपको सिखाया जा रहा है, लिंक करूंगा मैं, सारी बातें लिंक करूंगा। पहले एक बार सीख लो। तो स्लोप आपको कह दिया कि आपको बना, अब आपको खेलना आना चाहिए। स्लोप क्या है जी, पॉजिटिव है, चलो। और कैसा है जी, कांस्टेंट, यानी कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ग्राफ कैसा बनना चाहिए इन जनरल, लड़ाई है ये, इन जनरल ग्राफ कैसा बनना चाहिए, देखो जी, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव तो कैसे बनता है, एक्यूट एंगल होना चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, पॉजिटिव है, अगर कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के साथ हमेशा एंगल तो एक्यूट बनने वाला है। तो एक्यूट बनाने के लिए और कांस्टेंट भी रहना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ स्ट्रेट लाइन में होता है और किसी में नहीं होता। क्यों? स्ट्रेट लाइन का आप कहीं भी एंगल निकाल लें, अगर ये थीटा है तो दो पैरेलल लाइंस, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, आपने पढ़ा है ना, ये थीटा तो ये थीटा, ये अल्टरनेट एंगल, ठीक है जी। ये थीटा तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, आपको पता ही है। तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, एम क्या है, टेन थीटा ही आएगा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, ये आपने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ आपका निकल के आया, स्लोप आपका निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कैसे आपने बनाया? तो आपको अब ये बनाना आ गया। दूसरी दूसरी बात की चर्चा करते हैं। चलो ये तो पॉजिटिव हो गया, अब थोड़ा नेगेटिव के बारे में भी चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कि जी ये है तुम्हारा, ये जी वाई है, ये बच्चे एक्स है। अब की बार ऐसे ना लेके ऐसे ले लो। अब देखो क्या हो रहा है, स्लोप कैसा है,
तो आप कोई भी 2 पॉइंट, इसको मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो वो कंफ्यूजन ही दूर कर दूंगा मैं आपका। मैं जब स्टूडेंट था मैं भी बड़ा कंफ्यूज होता था, तो आप भी होते ही होंगे, और मैं हर साल बच्चों को देखता हूं बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो अब मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आपको अगर इस पॉइंट का स्लोप देखना है तो आपको पहले ही पता है, सर ने बताया था ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ कर लो। तो मैं इसको आपको नंबर से सिखाऊंगा, मतलब डेटा लेके बताऊंगा। ये देखो जी, ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस है, मैंने मान लिया ये 135। ये वाला एंगल और इंक्रीज हो रहा है, मैंने मान लिया 143 डिग्री। ठीक है भाई, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो तो ये वाला एंगल है तो ऑब्ट्यूस ही, लेकिन इंक्रीज होगा नहीं होगा, ये देखो इंक्रीज होने लग रहा है। यहां आओगे तो ये और इंक्रीज हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है। अब बच्चे के दिमाग में क्या आता है, मास्टर ने सिखाया था एंगल इंक्रीज हो रहा है तो टेन इंक्रीज होगा, नहीं, मास्टर ने क्लियरली बताया था कि वो सिर्फ 0 to 90 डिग्री के बीच की कहानी है। ठीक है, समझो इस बात को। तो फिर कैसे देखें सर, सर तो उसके लिए अलग याद करना पड़ेगा, इसके लिए अलग याद, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, अब समझो बस बात को। स्लोप देखो, ए पॉइंट इसको मान लो, इसको बी पॉइंट, एम ए विल बी इक्वल्स टू 10 135। तो एम बी क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 10 143। तो अब एम ए को निकालने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 180 - 45। एम बी निकालने के लिए मैं लिख सकता हूं 10 180 - 37। क्या मैं एम ए को लिख सकता हूं -10 37, सॉरी 10 45। क्या मैं एम बी को लिख सकता हूं -10 37। आप कहोगे हाँ सर लिख लो, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये क्या बड़ी बात है, ये तो सर आपने वहां से लिख लिया। कहां से, ये सर आपने ऐड शुगर टू कॉफी, सेकंड क्वाड्रेंट में आपने यहां से आपको 10 की वैल्यू निकालनी थी, ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो सर नेगेटिव ही आएगी, आपने 180 से ब्रेक कर लिया, तो 180 में ये एंगल चेंज नहीं होता, तो ये एंगल चेंज नहीं होता तो आपने सीधा लिख लिया। कह रहे बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है, ये तो आपको याद है ये बातें। अब सर कि आप क्या समझाना चाह रहे हो समझ नहीं आ रहा, देखो भाई सीधी सी बात है, यहां एंगल, यहां हमने क्या बात सीखी, अब दोनों बातों को लिंक करते हैं। यहां हमने बात सीखी थी कि एंगल इंक्रीज हो रहा है तो टेन भी इंक्रीज होता है, मैं इस बात को वैसे ही ले आऊंगा। तो अब मैं इस बात को कैसे लेके आऊंगा, देखो ये ऑब्ट्यूस है, ये क्या है, ऑब्ट्यूस है। तो ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है, अगर एंगल ऑब्ट्यूस है, ये तो दिख रहा है ना आपको, तो ये सीधी सी बात है स्लोप आने वाला है नेगेटिव। तो इतना तो पता ही है, अब बात मैग्नीट्यूड की तो रहेगी भैया। तो मैग्नीट्यूड आप मुझे ये बताओ, ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ये एंगल कितना बन रहा है 37। भाई 180 में से माइनस करना पड़ेगा ना, ये इतना है तो 180 माइनस। तो आपको एक और चीज सिखाई गई थी स्लोप निकालने के लिए लाइन का, क्या सिखाई गई थी कि भैया अगर आप ऐसे काउंट करते हो तो आपको लिखना पड़ेगा 10 135। अगर आप ऐसे चलते हो तो ऐसे ही मेजर कर सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा क्या जी, क्या लिखना पड़ेगा 10 - 45। अब 10 - थीटा क्या होता है, 10 थीटा, 10 45। तो ये नेगेटिव को अलग रख लो, ये नेगेटिव को अलग रख लो। तो अब क्या आप कैसे सीखो, क्योंकि हम तो कंपटीशन के बच्चे हैं, हमें तो सीखना है। नेगेटिव तो पहले ही आ गया और एंगल यहां से आ गया तो टेंशन ही खत्म होगी। आपको पता ही है कि ऑब्ट्यूस बनेगा, तो आपको पता ही है कि -10 45, तो आप ऐसे ना काउंट करके ऐसे कर लो, तो अब आप देखो आपकी चीजें कितनी आसान होगी। क्या हो गया 10 45, आप फिर वापस उसी थियरी पे निकल के आ गए। ठीक है, और यहां स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव को लिंक करते हैं हम ये नहीं कहते कि स्लो -4, देखो अगर आप बात करोगे -4 -2, तो -2 बड़ा है ना, -4 क्या है, छोटा है। तो हम ऐसे बात नहीं करते, हमें इसके नेगेटिव, हमें इसके साइन से अलग मतलब होता है और इसके मैग्नीट्यूड से अलग मतलब होता है, वो बात हम फिजिक्स में यूज करते हैं, मैं उसको आपको लिंक करूंगा। तो इसका स्लोप को रीड करने का मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे क्या, देखो ये एंगल है, जो एंगल क्या हो रहा है, ये 10 37 एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी क्या होगी, डिक्रीज होगी ना, क्योंकि 0 to 90 अगर इंक्रीज हो रहा है तो 90 से 0 तो 10 की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि ये जो स्लोप आया वो क्या हुआ है, नेगेटिव है उसकी वैल्यू। दूसरा, स्लोप डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग है।
तो ये थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव वाले में फर्क है, ठीक है ना। यहां तो हम सिंपल हो जाता है तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, एक्यूट बन रहा है, तो यहां भी सेम ही थियरी यूज करो, ऑब्ट्यूज बन रहा है तो आप ऐसे मेजर ना करके, क्योंकि 135 यहां देखो हो क्या रहा है, एंगल क्या हो रहा है, आप देखो एंगल क्या हो रहा है, यहां इंक्रीज हो रहा है और वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। ये 90 टू 180 के बीच में होता है क्योंकि ऑब्ट्यूज बन रहा है, तो अब जब 10 की वैल्यू 90 टू 180 होगी तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंगल इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मेरे को एक ही बात याद रखनी है ना, 0 टू 90 में ही तोड़ लूंगा ना मैं बार बार इसको 90 टू 180 लेके क्यों जाऊं। अरे भाई ऐसे मेजर करो, मैं इसको ऐसे मेजर कर लेता हूं, मैं नहीं निकालना चाहता 135, बाहर में जाए तो मैं क्या निकाल लूंगा 45, एंगल क्या हो रहा है 45, 37 डिक्रीज हो रहा है तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। और साइन तो अलग लेना ही होता है क्योंकि साइन को हम अलग लिंक करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या कह रहे हो सर, अलग लिंक कैसे करते हो आप, क्या बात है, उसका भी जवाब दूंगा। पहले एक बार मैं एक और ग्राफ बना लेता हूं, कर्व। तो आपसे मान लो मैं पूछूं कि भैया अब आप बनाना सीखो, मान लो स्लोप कह दो मैं आपको, और स्लोप बनाओ जी, क्या हो, नेगेटिव हो और कांस्टेंट हो। अब कांस्टेंट तो आते ही दिमाग में क्या आता है, ये तो भैया स्ट्रेट लाइन होगा, तो तुरंत दिमाग में आया। और स्लोप नेगेटिव यानी कि एंगल क्या बनना चाहिए, ऑब्ट्यूस। दिमाग में एक ये बात आई, एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस बनेगा, तो अगर एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस बन रहा है तो आप है ना गलत बना लो, एक लाइन ऐसे खींच लो, एक लाइन ऐसे खींच लो। अब आपको मास्टर ने सिखाया था लाइन के ऊपर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, एक ऐसे ड्रॉ कर लो, ये एंगल क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूस, ये क्या बन रहा है, एक्यूट, तो ये तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब यही होता है। आप बेसिक सीखो, शुरुआत में हमेशा हमें बेसिक, गलत बना लो, गलत बना के फिर ये उसके ऊपर थियोरी अप्लाई करो, उसके ऊपर चीजें जो आपको सिखाया गया है बेसिक वो अप्लाई करो कि कौन सा हो सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, आपको खुद पता चल जाएगा। तो अब आपको क्या पता चला कि अगर मेरे को एक ग्राफ ड्रॉ करना है वाई एक्स, तो मैं कैसे बनाऊंगा जी, ये क्या होगा, आप देख लो, ये ऑब्ट्यूस बना, थीटा क्या बना, ऑब्ट्यूस, और स्ट्रेट लाइन के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट। तो स्लोप क्या आया इसका, कांस्टेंट आया और नेगेटिव आया। ऐसे आपको बनाने सीखने हैं। जैसे कि अब हम इसके ऊपर सवाल डिस्कशन करते हैं। सवाल कैसे आया, पहले मैथ्स का, फिर मैं थोड़ा सा काइनेमेटिक्स को लिंक करके आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है। जैसे आपसे सवाल पूछ लिया गया, ये मान लो जी ग्राफ है, ये मान लो जी आपका ग्राफ है वाई का, एक्स का, और ये ऐसे बना दिया आपने। और बच्चे ये पॉइंट है पी, बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट। तो आपको बताना है एट पॉइंट पी, सिंपल बेसिक सवाल, एट पॉइंट पी द वैल्यू P and Q, at point P and Q, value of dy by dx, ये बताना है। आपसे ये पूछ लिया तो सीधी सी बात है, P पे देखो ऐसे, यहां टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करो, ये थीटा क्या बन रहा है, एक्यूट। पहले तो ये देखो ना पॉजिटिव नेगेटिव, जितना पूछा उतना ही। यहां थीटा क्या बन रहा है, 0, तो इसका मतलब एट P क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0, dy by dx की वैल्यू। एट Q क्या है जी, पॉजिटिव। ये ऑप्शन टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, कैसे इसको लिंक करते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला थोड़ा सा अच्छा सवाल है, अगले 2-3 सवाल अच्छे हैं, फिर मैं इसको थोड़ा सा फिजिक्स में कैसे लिंक कर रहे हैं, क्या किस बात का मतलब है वो आपको समझाऊंगा, ताकि यही चीजें आपको लिंक हो जाए और आपको पता चले कि इसको इंपॉर्टेंस क्या। तो जी अब अगला सवाल देखते हैं, और ये हमारा सवाल है, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, स्लोप का मैग्नीट्यूड बताना है आपको, ठीक है जी। इस वाले का यहां से यहां तक ऑप्शन पढ़ो, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज कॉन्टिन्यूअसली, इंक्रीज कॉन्टिन्यूअसली। तो भैया आप क्या करो, आप पॉइंट्स देख लो ना। आप अगर यहां पे देखो ध्यान से, मुझे तो टेंजेंट ड्रॉ करना है ना पॉइंट पे, वही तो स्लोप बताएगा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, यानी कि अल्टीमेटली टेंजेंट तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा ना। तो यहां पे क्या बन रहा है, 0 डिग्री, तो यहां पे तो स्लोप हो गया 0। अगर आप यहां टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहां आपका स्लोप क्या है, लेट्स सपोज ये एंगल थीटा, और थीटा एक्यूट बन रहा है, तो आपको ये भी पता चल गया पॉजिटिव है यहां स्लोप। और अगर आप यहां देखो, अब आपको धीरे धीरे समझ में आना पड़ेगा, समझ में आता रहेगा।
मैं इस एंगल की बात कर रहा था ना भाई, ऑब्ट्यूस है पता चल गया, लेकिन मुझे इस एंगल से मतलब नेगेटिव में काउंट कर लूंगा ना। आप फिर नीचे की तरफ आओगे तो आपको दिख रहा होगा ये एंगल और इंक्रीज हो गया, θ1 θ2, तो एंगल इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप यहां से यहां चल रहे हैं तो एंगल क्या डिक्रीज होकर जीरो हुआ, जीरो से फिर इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा, स्लोप यहाँ क्या है पॉजिटिव है, यहाँ क्या है नेगेटिव है, लेकिन मुझे तो मैग्नीट्यूड पूछ लिया ना उसने, सिंपल बात है। तो यहाँ क्या हो रहा है यहां से यहां तक डिक्रीज हो रहा है, आपको दिख ही रहा है स्लोप। यहाँ एंगल, ये वाला एंगल इंक्रीज होता जा रहा है, तो यहाँ इस पोर्शन में वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज। तो फर्स्ट क्या हो रहा है डिक्रीज, देन क्या हो रहा है इंक्रीज। सो फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, ऐसे इस तरह को सोचा जाता है। जो हमने पीछे बातें सीखी है ना उन सारी बातों को मिला दो, क्लियर है। जैसे अगला सवाल है, सवाल देखो, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप। तो आपसे अलग अलग पूछ लिया कि भैया पॉजिटिव और डिक्रीजिंग, ये तो आपको पता ही है कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन तो ये तो होगा ही नहीं। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, ये अगर आप बनाओगे तो यहां एंगल आपको दिख रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है और एक्यूट है, तो एक्यूट है पॉजिटिव है, और क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि पूछा डिक्रीज वाला है। अब आ जाते हैं इस पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ऑप्शन ही जो मैंने लिए हैं ये ऑप्शन बड़े इंटरेस्टिंग मैंने बनाए हैं, ये वाला और आप ये वाला। अगर आप यहाँ थीटा देखें, θ1 θ2, तो यहाँ थीटा क्या हो रहा है डिक्रीज, और ये क्या है एक्यूट है, तो ये तो सीधा ही आप देख लोगे, एक्यूट है डिक्रीज हो रहा है, तो आपका स्लोप भी क्या हो रहा होगा मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा होगा, तो आपको दिख गया कि भैया होने वाला तो ये है, ठीक है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो जाएं कि भैया, कई बच्चे सोचेंगे कि सर ये हो गया, ये भी तो सर डिक्रीज ही हो रहा है, यहाँ भी तो स्लोप, यहाँ भी तो सर डिक्रीज हो रहा है, ये देखो ना आप कह रहे थे कि ये वाला एंगल चेक कर लो θ1 θ2, सो θ2 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ1, बिल्कुल सही बात है। लेकिन घोंचू आदमी ये तो सोच ले कि भाई पॉजिटिव नहीं यहाँ नेगेटिव है, ये भी तो देख, ये जो तू थीटा काउंट कर रहा है ये माइनस का थीटा है, तो यहाँ तुझे ऑलरेडी पता है कि स्लोप तेरा क्या आने वाला है नेगेटिव। हाँ, तेरी वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो यहां जब मैं स्लोप की बात करूंगा तो अलग अलग स्लोप की बात करूंगा, मैग्नीट्यूड अलग चीज बताता है और साइन उसका अलग चीज। अब सर ये कैसे, ये समझा दो, बहुत देर हो गई आपको बोलते बोलते कि ये अलग अलग बताता है, लिंक कर दो एक बार ताकि दिमाग में एकदम सेट हो जाए। चलो जी, इसको सेट करते हैं बात को तुम्हारे दिमाग में। मुझे पता है आगे चल के हम काइनेमेटिक्स जब पढ़ेंगे तो वेलोसिटी को लिखा जाता है dx/dt। ये समझो आप पहले, ये दो चार बातें, यानी कि डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है रेट ऑफ चेंज। तो इसको कैसे है आगे जाके हम डिफाइन करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी कि एक्स और टी का जो ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा, यहां पे देखो आप, ये वाई एक्स निकाल रहा हूं मैं, तो ये क्या है स्लोप, यानी कि ये जो मैं निकालने लग रहा हूं इतनी देर से, ये है क्या dy बाई डी एक्स, ये यही तो निकाल रहा हूं dy बाई डी एक्स। तो अब मैंने क्या डिफाइन किया कि डी एक्स बाई डी टी, यानी कि ये x और t का ग्राफ होगा, ऐसे ही तो होगा ना, dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी किसको रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, ऐसे डिफाइन किया गया। तो अब इसमें बेसिक मैथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब कैसे कैसे कि सर एक बार बता दो, इसको एक बार लिंक करके बता दो। चलो जी देखो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ही लेता हूं आपके सामने कि एक ग्राफ है एक्स और टी का, कैसे बाकी काइनेमेटिक्स में ये फिर से आएगा, तो मैं इसको प्रॉपर फिर से समझाऊंगा, स्लोप को मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर से मैं बातें लिंक करूंगा, लेकिन यहां लिंक हो जाएंगी तो आपको समझ में थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि हो क्या रहा है। देखो आपने क्या पढ़ा, डी वाई बाई डी एक्स पढ़ने लग रहे हो आप बहुत देर से, कि वाई एक्स कर्व है उसका स्लोप, वाई एक्स कर्व है उसका स्लोप। ये वाई और एक्स आगे जाके फिजिकल क्वांटिटी बन जाएंगे, जैसे ये वाई क्या बन गया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या बन गया यहाँ पे टाइम। अब इसका जो जनरल मैथ आपने पढ़ा है वाई और एक्स का, वो एक्स और टी पे लगाना है, दैट्स इट। और वो कुछ वैल्यू बताएगा, अब वो स्लोप क्या वैल्यू बताता है, अब आप ध्यान से सुनना, दिमाग में सेट करना। तो आपका जो आया ना बच्चे, वो ये आया, मान लिया मैंने, ये कोई भी ग्राफ ले लो, ठीक है। तो ये क्या बातें बता रहा है,
ये x हो गया, ये टाइम हो गया। अब मुझे पता है कि वेलोसिटी, अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप लूं किसी भी पॉइंट का, तो मुझे उस पॉइंट पे वेलोसिटी पता चल जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये फिजिक्स में कैसे देखो अब अप्लाई हो रहा है, कितनी आसान हो गया, ए और बी। ठीक है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ये तुम्हारा क्या है, एक्स पॉजिटिव, टाइम तो पॉजिटिव है ही, ऑब्वियसली टाइम नेगेटिव थोड़ी ना होता है। तो ये वैल्यू क्या है आप देख रहे होंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी पोजीशन। मान लो लेट्स सपोज ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, ऐसे। ठीक है, सवाल आ गया, प्रॉब्लम को ऐसे रिप्रेजेंट भी तो करोगे ना भाई ग्राफ व्राफ पे। तो ये किस बात से लिंक हो रहा है, कहां इसका यूज होगा। तो 4 मीटर और 2 मीटर पे मुझे जाननी है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी जानने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे मास्टर ने सिखाया है कि इसका भैया इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, आप क्या निकालो, इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू निकालो। तो अगर आप यहां स्लोप की वैल्यू देखोगे, स्लोप की वैल्यू देखोगे, तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, ये देखो जी, ये बन गया, एक ये बन गया। तो आपको दिख रहा है ना थीटा क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूस। यही तो पढ़ के आए हो आप, यही ग्राफ तो आप पढ़ के आए थे जो आपको मैं सिखा रहा था। तो वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए लिखूं तो क्या आएगी, नेगेटिव। और ये जो थीटा है, ये थीटा, इससे आप वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो सम मान लिया कि वैल्यू आ गई, लेट्स से वैल्यू आ गई, वी ए विल बी इक्वल टू, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड डिक्रीज, तो कम होगा, सीधी सी बात है। देखो नेगेटिव है एक, तो ये तो पता ही चल गया, थीटा डिक्रीज हो रहा है तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो मैं उसी हिसाब से लिख लेता हूं, मान लिया -5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ बी होगी -2 मीटर पर सेकेंड। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो फिजिक्स में स्लोप का मतलब क्या हुआ, तो स्लोप ने ये बताया नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है, यानी कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इतना मैग्नीट्यूड है। यानी कि अगर मैं इसको सिंपल और आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं, तो ये मतलब है कि भैया एक गाड़ी है, समझना आप मेरी बात को, यहां x इज इक्वल टू हो गया 2 मीटर, ये x ले लिया मैंने 4 मीटर, एक गाड़ी है। ठीक है, ये गाड़ी होगी, ये गाड़ी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है ऐसे, ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिवली। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन का गेम है, आगे जाके सारी, बस मैं अभी लिंक करना सिखा रहा हूं कि ये लिंक कहां होगा। तो इसका मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन -x एक्सिस में मूव कर रही है गाड़ी आपकी। ठीक है कहां पे, पॉजिटिव, ये 2 मीटर और 4 मीटर। और इसकी जब ये मूव कर रही है, तो जब ये 4 मीटर पे थी तो इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, और फिर लगातार स्पीड भी घटने लग रही है। ठीक है, यानी कि बंदा क्या लगा रहा होगा, ब्रेक वगैरह लगा रहा होगा। तो अब यहां से आपको आगे जाके जब काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा मैं, आपको ये भी पता चलेगा कि अच्छा स्पीड घट रही है, वेलोसिटी घट रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। तो ये सारी बातें डिस्कस करूंगा कि ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट, स्लोप का क्या मतलब है। तो ये बस मैंने आपको ये मैथ सिखाया है कि ग्राफ का स्लोप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ये आपको हल्का सा मैंने लिंक करना सिखाया है। बाकी जब काइनेमेटिक्स में ग्राफ आएंगे तब मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा, इस पे पूरा समय देंगे जैसे हमने इस पे समय दिया है। तो ये कुछ ऐसे स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में मैंने ये सारी बात आपसे की है, जिस तरीके से हम फिजिक्स के अंदर इसका यूज करते हैं। तो ऐसे बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी आप ये सब बातें सीखो कि कहां स्लोप इंक्रीज हो रहा है, कहां कांस्टेंट है, इंक्रीज होने का मतलब क्या है, डिक्रीज। हाँ ये ध्यान से रखना, बस ये ध्यान रखना। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो एंगल तो बढ़ रहा है सर। अरे भाई नेगेटिव वाला यहां से मेजर कर रहे हैं, अगर आप ये मेजर कर रहे हो तो ये तो 90 to 180 टेन थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फिर ऐसा याद रखो। समझ रहे हैं ना। लेकिन हमने इसको आसान बना लिया, मैं इसको ऐसे ना करके मैं ऐसे -थीटा, क्यों, वो मेरे लिए थोड़ा आसान होता है। तो नेगेटिव मुझे पता ही है, थीटा की वैल्यू मैं यहां से उठा लूंगा, क्योंकि ये क्या, 10 - θ1 तो -10 θ1, तो यहां से सोच लूंगा मैं। अरे सोचना ही तो है, जैसे मुझे आसान पड़ेगा मैं वैसे सोच लूंगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इसके बाद अब हम थोड़ी सी डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डबल डिफरेंशिएशन मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, फिजिक्स में कैसे उसका यूज करते हैं उसको भी मैं थोड़ा बताऊंगा, ताकि आपको लिंक बने, आप अच्छे से उसको कनेक्ट कर पाए। तो अभी हम जो मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया ताकि आपका और मजबूत हो जाए, तो उस पर बहुत सारे सवालों की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो जी शुरू करते हैं। तो जी प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्योंकि बेसिक मैथ जितना आपका अच्छा होगा, मैं फिर बार बार सेम बात बोलता हूँ, तो ये प्रैक्टिस के लिए है। आप वीडियो पॉज करें, सॉल्व करें,
और सॉल्यूशन देखते चले। सेम बातें जो आपको पढ़ाई गई हैं उनका हम सबका इस्तेमाल करेंगे। आपको फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू ये दे रखा है dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स करो। तो सीधी सी बात है, सबका अलग अलग कर लो, प्लस में है तो इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। log x का कितना होता है, आपको याद करने को बोला गया था, log x इज इक्वल टू 1/x, ये डिफ्रेंशिएशन हुआ। प्लस साइन x का क्या होता है, cos x, ये वही है जो आपको सीधा याद रखना है। प्लस e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x। तो आप अगर ऑप्शन मैच करेंगे तो ये तो नहीं है, माइनस भी नहीं आता, ये भी नहीं है, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? अगर प्लस में है तो आप सबका अलग अलग कर लें, इसका अलग करें, इसका अलग करें, इसका अलग करें, तो वही सब तीनों को जोड़ रखा है, वही सेम बात। क्लियर है? log x का क्या होता है, ln x का 1/x, साइन x का cos x का माइनस साइन x, जो आपको याद करने के लिए बोला, ये आपको याद ही रखना है। आगे चलते हैं जी। आगे ये सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये देखें जी, ये आपको स्ट्रेट लाइन दे रखी है, आपसे पूछ लिया dy बाई डी एक्स, तो करेक्ट अल्टरनेटिव आपको चूज करने हैं। तो y अगर मैं यहां बनाऊं तो y मेरा बन जाएगा, डिवाइड कर दो आप 3 से, +1, सो y विल बी इक्वल्स टू x बाई रूट 3 +1। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ इसके dy बाई डी एक्स की बात करूं तो dy बाई डी एक्स कर लो। dy बाई डी एक्स क्या बना जी, 1/√3, कॉमन ले लो। x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1, प्लस 1 का क्या आ जाएगा, 0। सो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 1/√3। यानी कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, अगर आप देखो तो स्लोप होता है ना, तो स्लोप तो आपको इक्वेशन लाइन भी पढ़ा रखी है, देखो सेम ही बात आ रही है ना, 1/√3, यही तो स्लोप आता है, तो उसका मतलब यही तो है। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, 1/√3, यानी कि कितना आया जी, 1030। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसने पूछ लिया dx बाई डी वाई, इसको उल्टा कर दो। तो अगर आप यहाँ से dx बाई डी वाई देखेंगे ऑपोजिट, तो ये आ जाएगा आपका √3, यानी कि dx बाई डी वाई विल बी इक्वल्स टू cot 30, 1060 की जो वैल्यू होगी, यानी कि cot 30 की वैल्यू होगी, ये भी सही है। y पे कितना इंटरसेप्ट है, +1, ये भी सही है। फोर्थ और देख लेते हैं, तो एक बार लाइन ड्रॉ कर लो, लाइन ड्रॉ करके आपको समझ में आ जाएगा। अब 10 आपको सब कुछ ही गिवन है, तो एक बार बना लो। इंटरसेप्ट कहाँ है, 1 यहाँ पे है, कितना, +1, तो ये दे दिया आपको y इज इक्वल टू 1। लाइन कैसे पास हो रही है, यानी कि एक्यूट एंगल बना रही है, तो लाइन ऐसे पास होगी, लाइन ऐसे पास नहीं होगी क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, तो ये तो नहीं होने वाला। और ये एंगल कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री। ये देखो यहाँ से आ गया ना, ये लाइन ड्रॉ करिए, सो 1/√3 यानी कि 30 डिग्री। आपको पूछा गया लेंथ ऑफ लाइन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, तो ये निकालना है आपको, ए बी निकालना है। अगर मैं मार्क कर लूँ ए और बी, साइन 30 लगा लो, साइन 30 विल बी इक्वल्स टू वाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो ए बी विल बी इक्वल्स टू 1/sin 30, यानी कि 1/2, यानी कि 2 यूनिट। तो इसका मतलब फोर्थ, यानी कि 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन आपके मैच हो रहे हैं, यानी कि चारों है। ठीक है जी। अगले वाला सवाल देखते हैं जी। ये सवाल ऐसे हैं कि कौन सा सही कौन सा गलत। अब यहां पे आपको डिफरेंशिएशन की पूरी समझ आपको बनेगी। देखो जी, पहले वाला ले लेते हैं, पहले वाला करके देखते हैं। डी बाई डी एक्स, आप देखो ये स्क्वायर है, तो इसको आप सिंगल, अब पावर चेन रूल लगाएंगे, इसको एक्स मान लो, तो पहले पावर चेन रूल लगाओ, यानी कि मैं इसको पहले ऐसे लिख लेता हूं, आपको गिवन है असल में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, पहले समझो गिवन क्या है, सवाल तो सॉल्व कर ही लेंगे। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जब आप निकालोगे तो आप पावर चेन रूल लगाओगे, तो इसको आप u मान लो, u मान लिया तो आपको क्या आ गया, ये 2x² प्लस 2, 2 - 1, और जो अंदर वाला बचा है उसका फिर से करते हैं, यही तो बताया था आपको u, यानी कि x² प्लस 2, इसका फिर से करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, x² प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू यहाँ कितना आया जी, 2x, और 2 का क्या हो जाएगा, 0, तो आपका निकल के कितना आया, 4x x² प्लस 2। ये आपका प्रॉपर आंसर आया, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है जी।
तो पहले वाला तो गलत हो गया। दूसरे वाले की बात करते हैं। y इज इक्वल टू गिवन है आपको, इसका इंटीग्रेशन करना है e⁻⁻²x, तो dy बाई डी एक्स। अब इसमें चेन रूल लगना था, तो चेन रूल से हमने बचने के लिए क्या कि हमें e⁻x का पता है, तो आप इसको x मान लो बड़ा, क्योंकि मैंने साइन x का पता है, कोस x का पता है, तो इसको कैपिटल X मान लो। ठीक है, लिखने की बजाय वो अपने दिमाग में ही मान लेना कि x, और e⁻ का क्या करेंगे हम, सेम टू सेम हो जाएगा, यानी कि -2x। अब जो आपने x माना है, आपने इस 2x को बड़ा x मान लिया था, इसको एज इट इज, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, बस यही है इन शॉर्ट। यानी कि ये आ गया e⁻⁻2x इंटू -2, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया, x का क्या हो जाएगा 1, यानी कि आंसर आया -2 e⁻⁻2x, यानी कि ये तुम्हारा सही है। क्लियर है जी। अब तीसरे वाले पे आ जाते हैं, थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में फिर चेन रूल लगेगा। देखो, आपको किसका पता है, x का। अब आप, क्योंकि पेपर में या वगैरह, तो आपको तो प्रैक्टिस, अब आपको प्रैक्टिस, जब आप पूरी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा कि इसको सर ने माना था क्योंकि मुझे साइन एक्स का आता है, तो ये एक्स हो गया। साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। तो देखो कितना आसान है, आप वर्बली भी कर सकते हो। साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। ठीक है, फिर सर ने बोला था एक्स वाले का भी करना है, यानी कि इसका फिर से करूंगा तो ए कांस्टेंट बाहर आ गया, ए एक्स का क्या हो गया 1+0, यानी कि ए कोस ए एक्स प्लस बी, बिल्कुल सही है। यानी कि आपने अब क्या इसको सीख लिया, यानी कि डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, तो आपको सिखाया गया इसको एक्स मान लो, चेन रूल, क्योंकि मुझे साइन एक्स का तो आता है। अगर ये स्क्वायर वगैरह होता तो पावर चेन लग जाता, पहले पावर चेन लगाते और फिर यू जो फंक्शन माना है उसको सॉल्व करते, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर वगैरह तो है नहीं, और ये सब आएगा विद प्रैक्टिस। तो यानी कि ये क्या आ गया, कोस ए एक्स प्लस बी इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, अंदर वाले का कर लो, यानी कि कोस ए एक्स प्लस बी इंटू, इसका क्या हुआ बच्चे, ए एक्स का कितना हुआ 1, अलग अलग करते हैं ना। अब ये प्लस में है तो इसका अलग, प्लस अदर, यू प्लस वी वाला जो रूल था, डी बाई डी एक्स, यही तो था, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, मतलब अलग अलग करो। अलग अलग करके देखोगे तो ये कांस्टेंट है, एक्स का कितना हो जाएगा 1+0, तो ये कितना हो गया, आंसर आया आपका ए कोस ए एक्स प्लस बी, जो आप वर्बली बाद में आप सीधा करने लग जाओगे, लिखोगे भी नहीं, जब आप पूरी प्रैक्टिस कर लोगे। फोर्थ वाले को देख लो, अब फोर्थ वाला बड़ा मजेदार है। फोर्थ वाला देखो कैसे, y इज इक्वल टू x³ प्लस 3x प्लस 1 का स्क्वायर। अब बच्चे क्या करते हैं, सर ये कैसे करें, अरे भाई ये देख, अगर ये स्क्वायर ना होता तो फिर तो सिंपल ही हो जाना था, इसका 3x स्क्वायर आना था, इसके यहाँ 3 आना था, 1 का 0 हो जाना था। ठीक है, सिंपल वाला रूल लगता, लेकिन अब ये स्क्वायर भी दे दिया, तो अब मेरे बच्चे इसको यू मान ले पहले, तो पहले पावर चेन रूल लगा, यानी कि डी यू बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2x³ प्लस 3x प्लस 1 2-1, और फिर जो u मानना है उसका भी कर दे। अब इसमें क्या लगेगा, पुराने वाला रूल। पुराने वाला रूल क्या कहता है, अलग अलग कर लो, यानी कि 2x³ प्लस 3x प्लस 1, यानी कि डी बाई डी एक्स, जो मैं अलग अलग करने के लिए बोल रहा हूँ उसका मतलब ये है, यानी कि डी बाई डी एक्स। देखो अब मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूँ तमीज से, और आप भी बिल्कुल ऐसे ही लिख लिख के तमीज से सॉल्व करो, हर एक लाइन लिखो, जब आप शुरुआत में सीख रहे हो, अपने आप सारी चीजें, कभी गलती नहीं होगी, गलती होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। 3x प्लस 1, अब यहाँ क्या आया, n(x⁻n-1) वाला रूल लगाया तो ये 3x स्क्वायर आ गया, प्लस ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, और यहाँ कितना आएगा x⁻, भाई ये वाला रूल लगा रहे हैं ना, मैं रूल भी लिख देता हूँ आपके लिए, n(x⁻n-1), तो यहाँ कितना आया 1, 1(x⁻1-1), तो x⁻0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका मतलब x का तो क्या आता है 1, प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या होता है 0, यानी कि आंसर कितना आया आपका, आंसर आया आपका 2 3x² प्लस 3x³ प्लस 3x प्लस 1, देखना बन रहा है क्या 2, बिल्कुल सही बात है, बन रहा है, आप देख सकते हैं आंसर आपका मैच हो रहा है, ये देखें जी आप।
ये इससे मैच हो रहा है, तो ठीक है, ये डेरिवेशन सही है। तो इस तरीके से ये ज़्यादातर ये चेन पावर चेन रूल, ये चेन रूल, ये चेन रूल और ये पावर चेन रूल, तो ये ऐसे सवाल थे। अब ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको क्लियर होगा। ऐसे याद नहीं होते कि आप बैठ के रूल याद करोगे, वो आपको दिखने लग जाएगा कि अच्छा यहाँ स्क्वायर है तो इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, और बार बार चाहे आपको वीडियो देख के बार बार इसको फिर से रिवाइज करना पड़े, आप बार बार करो। आप, मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में जब भी किसी बच्चे का बेसिक मैथ वीक रह जाए और सीखना है ये, आप कम से भी कम जो भी आपके रेस्पेक्टिव कोचिंग का मॉड्यूल हो उसको कम से कम 3 से 4 बार बनाओ स्टार्टिंग में, टाइम बहुत होता है जब आप 11th क्लास में होते हो। या कोई बच्चा लीडर का भी ये, या कोई ड्रॉपर भी वीडियो देख रहा हो और आपका बेसिक मैथ कमजोर हो, तो मेरी आपको एक ही सलाह है कि आप 4 बार 5 बार बेसिक मैथ वेक्टर के सवाल बनाएं, सॉल्व करें, कहाँ लगा सकते हैं। आप जब ये पूरा कंटेंट देखेंगे, ये बेसिक मैथ और वेक्टर, आपको समझ आएगा क्यों पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। आप उसको सुने, आपको वीडियोस, ये वाली वीडियोस आपको 2 बार भी देखनी पड़े वापस, 2x की स्पीड पे देख सकते हो आप सुने बातों को, आप सुनेंगे, सुनने से बहुत इंप्रूव होगा। लिखें और सुने और लिखें, ऐसा नहीं है कि बस सुन रहे हैं आप, ये गाने की तरह नहीं सुनना है, सुनना है, लिखना है, ठीक है ना, ताकि वो बातें बेसिक मैथ और वेक्टर इतना मजबूत हो जाए। मैं आपको लिख के गारंटी दे रहा हूं कि आपको फिजिक्स आनी समझ शुरू हो जाएगी, आपको फिजिक्स जो समझ में नहीं आती वो आनी शुरू हो जाएगी। अब जी मैं आगे चलता हूं, देखो जी, अब मैं बात करता हूं, फिर हम डेरिवेटिव बहुत प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब पहले वाले में आ जाओ। पहले वाला क्या कहता है, डी वाई बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर। अब ये तो सिंपल रूल लगेगा इसमें तो जी, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन वाला, यानी कि पहले का आंसर क्या हुआ। अगर मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लूँ तो पावर आगे लिख लो और एक्स टू दी पावर 1/3 -1 कर दो, तो आंसर क्या आया, 1/3 एक्स टू दी पावर -2/3, ये आंसर आ गया। दूसरे का डी एक्स बाई डी टी निकलवा रहा है, ठीक है जी। देखो ये टी का फंक्शन है टी के रेस्पेक्ट में, एक्स का फंक्शन है एक्स के रेस्पेक्ट में, ये चेंज नहीं कर रहा। यू का फंक्शन यू के रेस्पेक्ट में, आर बेसिक सिखा रहा है आपको, टी का फंक्शन दे रखा है, ये फिर डी वाई बाई डी एक्स, सब डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो अब देखते हैं, देखो दूसरे वाला एक एक पढ़ के करते रहो। y इज इक्वल टू दे दिया, सॉरी y नहीं इसने दिया, x इज इक्वल टू टी टू दी पावर 6 और आपसे पूछ लिया डी एक्स बाई डी टी, तो करो ना एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। आप क्या दिमाग में, आप कई बच्चे दिमाग में क्या ले आते हैं, सर y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 6 के लिए तो सिखाया था, इसके लिए तो नहीं सिखाया था। अरे भाई मैंने सिखाया है, या डिफरेंशिएशन है डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि y यहाँ ये x का फंक्शन है। सिमिलरली आपने बस चेंज ही तो कर दिया, ये x कर दिया, ये t का फंक्शन, रूल तो सेम ही रहेंगे, ऐसा कोई बदल तो, आपने वेरिएबल, आपने p q की जगह a और b लिख दिया तो क्या रूल बदल जाएंगे? अरे नहीं भाई, y और x सिंपल है, जनरल है, इसी से लेते हैं, बस xt ले लो। अब ले तो लिया xt, यानी कि 6t टू दी पावर 6-1, यही तो रूल था, n x टू दी पावर n-1, यही तो था ना। मतलब जो ये वेरिएबल है इसकी पावर घटा के जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स था ना आपका, जब आप x को, इसके फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो n x टू दी पावर n-1 जो ये वेरिएबल है वो 6t टू दी पावर 6-1, तो सेम चीज आप यहाँ कर रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें बिल्कुल भी। यानी कि आंसर आया 6t टू दी पावर 5। थर्ड, z इज इक्वल टू u टू दी पावर 3। आपसे पूछ लिया अब डी जेड, देखो अब चेंज कर करके देने लगा है, ये इसलिए दिए इसने चेंज कर करके, ये इसलिए दिए क्योंकि ताकि बच्चा वो सिर्फ एक ही बात ना सोचे। अब देखो यहाँ ये y है मतलब, और ये x है, x की जगह इसने u लिख दिया, y की जगह z लिख दिया, तो चीजें थोड़ी ना बदल जाएंगी। यानी कि 3u टू दी पावर 3-1, आंसर आया 3u²। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब अगले वाला चल लो, फोर्थ वाला, ये आपको दे दिया, अब देखो इसने f दे दिया, r² प्लस r टू दी पावर 1/3। आपसे कह दिया इसने df बाई डी आर, बताओ। आप कह रहे हो ठीक है, अब ये तो सर dy बाई डी एक्स, अरे भाई फिर मैं कहूँगा ये y है, r की जगह x ले लिया, बस रूल तो सेम ही लगेंगे, यानी कि 2r टू दी पावर 2-1 प्लस 1/3 r टू दी पावर 1/3-1, यही तो रूल था ना। यानी कि कितना आया जी, 2r प्लस 1/3 r टू दी पावर -2/3, आंसर। तो फोर्थ वाला भी हो गया। अब फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं जी, फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं।
फिफ्थ वाला कह रहा है आपसे x इज इक्वल्स टू 2t की क्यूब माइनस 3t² प्लस 5t माइनस 6। आपसे पूछ लिया जी dx/dt। कांस्टेंट को बाहर निकालो, टी क्यूब का क्या हो जाएगा 3t²। बताया था इसको आगे लिखो, एक पावर कम करके लिख दो, -3 × 2t प्लस 5 × 1 t⁻0 माइनस कांस्टेंट का 0, t⁻0 का क्या होता है 1। तो आंसर क्या आ गया 6t² माइनस 6t प्लस 5। आंसर आ गया जी। तो ये भी हो गया। अब सिक्स्थ वाले का क्या करो जी आप। सिक्स वाला ये है y इज इक्वल्स टू 3x²। तो ये तो आसान ही है, इसका तो आप सीधा ही आपको समझ में आ रहा होगा सर ये तो क्या है, तो बहुत बार कर लिया, ऐसे ही याद हो जाएगा बहुत बार। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये तो 6x आएगा सर। 3 × 2 2 ये ऐसे लिखा ना, 3 × 2 x⁻2 - 1, तो सीधा लिख दिया 6x। आप ऐसे ही लिखने लग जाओगे विद प्रैक्टिस। ये भी हो गया। अब देखो ये दो अलग अलग फंक्शन है, ये दो अलग अलग फंक्शन है, ये दो अलग, ये तीनों में क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है जी। ये सिंपल, इसमें पावर चेन रूल लगेगा। करते हैं जी, करते हैं ना, डर की क्या बात है। पहले ले लो x ln x उठा लो 7 वाला, y इज इक्वल्स टू x ln x। आप प्रैक्टिस करो, आप पोज कर लो वीडियो, खुद से लिख के देखो, फिर सॉल्यूशन देखते चलो। सो dy/dx विल बी, पहले फंक्शन को ऐसे ही ले लिया मैंने, d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर जिसका नहीं है उसका कर लो। तो ये क्या आएगा बच्चे, x इंटू ln x का पता है था, याद करने के लिए सिंपल है 1/x, बेसिक फॉर्म है ये तो। फिर आगे ln x इंटू 1, x से x कट गया, तो ये आया 1 प्लस ln x। आठवें पे चलते हैं, ये हो गया। आठवां है x sin x, y इज इक्वल्स टू x sin x। क्या लगेगा, ये दोनों अलग अलग फंक्शन, ये u मान लो, इसको v मान लो, वही सेम। तो ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको, आपको मैंने सिंपल सिखाया हुआ है कि x किसी को भी कर लो, साइन x का कर लो, फिर जिसका नहीं किया, क्योंकि प्रॉपर जो एक सेटअप याद रखना होता है वो क्वेश्चन वाले रूल में याद रखना होता है। उसको मैं बता दूं आपको, फिर से याद दिला देता हूं साथ साथ। लेट्स सपोज y इज इक्वल्स टू x बाई साइन x होता, तो आप क्या करते, dy/dx विल बी इक्वल्स टू, अगर आप क्वेश्चन रूल लगा रहे होते साइन x का स्क्वायर करते, जिसका स्क्वायर करते हैं उसको एज इट इज रखते हैं, जो बच गया ऊपर उसका, ठीक है, माइनस फिर x और d/dx ऑफ साइन x। ये प्रॉपर होता है। आपने क्या किया यहाँ पे, इसका स्क्वायर किया, ये कर दिया, फिर इसको ऐसे ही रखा इस फंक्शन को, फिर जो ऊपर वाला कितना भी बड़ा फंक्शन हो, चाहे ये x + 2 + 4x हो, इसका करेंगे, फिर इसको ऐसे ही रखेंगे ऊपर वाले फंक्शन को, और जो ये आपने यहाँ रखा हुआ है इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। ये रूल लगता है। तो इसमें फॉर्म फिक्स होती है, लेकिन यहाँ तो प्लस है, यहाँ तो आप पहले इसका करो या इसका करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गया जी, साइन x का याद रखने को बोला था cos x प्लस साइन x, और x का कितना आता है जी इंटू 1। तो ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन इसका। तो आठवां भी हो गया। ठीक है जी। नाइन्थ की बात करते हैं, साइन x cos x। तो 9 वाले की बात कर लेते हैं जी। 9 वाला क्या दे रखा है आपको, y इज इक्वल्स टू साइन x cos x। ठीक है जी। तो यहाँ आप लगाओ अलग अलग फंक्शन मान के u और v, यानी कि पहले एक का कर लो फिर दूसरे का कर लो। तो मान लो इस बार मैं cos x का नहीं करता, मैं पहले वाले फंक्शन का ही करता हूँ, साइन x प्लस साइन x को ऐसे ही रख लो, जो बचा हुआ फंक्शन है उसका कर लो। तो ये क्या हो गया जी, cos x इंटू इस क्या है जी, साइन x का cos x होता है प्लस साइन x, और cos x का क्या होता है जी माइनस साइन x, यानी कि आ गया जी cos² x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर आपको याद हो तो ये किसका फंक्शन बन रहा है, cos 2x। अगर आपको याद हो तो dy/dx आएगा नहीं, ये निकल के थोड़ा इसको मैंने चेंज कर लिया, मतलब याद है ना cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला क्या होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब भी आपको, आप शुरुआत में पढ़ो, आपको एक फॉर्मूला दिख जाए तो आप तीनों याद करो, रिकॉल करो,
ताकि आपके दिमाग को आदत पड़े कि अच्छा ये चीज़ें याद रखनी है, ये चीज़ें याद रखनी है। एक चीज़ याद आ जाए, दूसरी चीज़ तुरंत याद करो। घर पे बैठ के 2 मिनट लगते हैं, फ़ॉर्मूले सारे रिकॉल कर लो। साइन 150 की खुद से लिख लो, साइन 150 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? हर वैल्यू tan 150 निकाल के देख लो। तो ऐसे करोगे तो आपको सारी चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएँगी। और एक बार आपने इसके ऊपर वो कहते हैं ना विजय प्राप्त कर ली है, तो आप समझो आपको कोई नहीं हरा सकता। तो ये 9 हो गया आपका, ठीक है जी। 10th वाला क्या है? y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। 10 वाला y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। हालांकि इसका क्या आएगा? जीरो आने वाला है क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या है? देखो मजेदार बात क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये सेम ही तो है, थीटा की जगह एक्स ही तो लिख दिया। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। तो ये बात ये शार्पली आपको आना चाहिए। अब एक बार करके देख लेते हैं। अरे सर क्या बात कर रहे हो, करके दिखाओ ना। डी वाई बाई डी एक्स, इसमें पावर चेन रूल लगेगा, यानी कि 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स को यू माना होगा आपने, तो उसका यू का क्या आएगा आपका? पूरा लिख देता हूं ताकि आपको पता चले। ये है ना पावर चेन रूल। प्लस अगले वाला कैसे होगा? 2 कोस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। भाई आपने क्या इसको साइन एक्स को यहाँ यू मान लिया, इसको यू मान लिया, पावर चेन रूल एन यू टू द पावर n-1 डी यू बाई डी एक्स। याद करो, यही बात याद रखनी है, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया, अब देखना कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस 2 कोस एक्स इंटू कोस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। कट गया ना, जीरो। आया मजा? और ये तो तुम्हें पहले ही पता था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1। और डी वाई बी डी एक्स ऑफ 1 करोगे तो क्या आएगा? जीरो। तो मैथ्स इसलिए इतनी अच्छी चीज है ना कि आपको मजा आता रहेगा कि सेम ही चीज आप घूम फिर के सेम ही जगह लैंड कर रहे हो। तो ये भी हो गया जी। 11 का क्या होगा? 11 में चेन रूल लगेगा। देखो कोस एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये वाला कोस 2x का थोड़ी ना सिखाया हमने, कोस एक्स का सीखा है, तो इसको बड़ा एक्स मान लो और एक्स का फिर से कर लो। यानी कि y इज इक्वल टू 10 हो गया। 11वां y इज इक्वल टू कोस 2x, यानी कि इसको क्या मान लो? बड़ा x। अपने मन में ही मान लो, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें आप जब पीछे वाले लेक्चर में जाके देखोगे तो इसमें कौन सा चेन रूल लगाते हैं हम? चेन रूल यानी कि इसको u मान लेते हैं ऐसे करके, तो उस झंझट से खत्म किया हमने। इसको जो सिखाया है आप दिमाग में क्या सोच, मेरे को तो कोस एक्स का आता है, तो पहले वो लिखो। चेन रूल का मतलब ये है, यानी कि कोस का होता है माइनस साइन, और एज इट इज लिख दो। और जो अंदर वाला फंक्शन है इसका फिर से कर दो, बस बात खत्म। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, यानी कि माइनस साइन 2x इंटू 2, यानी कि आंसर आया -2 साइन 2x। ठीक है जी, 11 वाला भी हो गया। अब ये वाला देखो, ये तो बेसिक है, अब आप कर ही लोगे। इसका आंसर मैं यहीं लिख देता हूं, अगर आपको कोई आपत्ति या दिक्कत ना हो तो। इसका क्या आ जाएगा जी? v का 4/3 पाई तो कॉमन आ गया, इंटू 3r², यानी कि कट गया 4πr²। क्लियर है जी? यहाँ पे क्या आ गया? ds/dr, यानी कि 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया, और r² का क्या हो गया? 2r, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में। हाँ, अगर ये आपसे कहता ds/dt, फिर कहानी बनती 4 पाई इंटू 2r इंटू dr/dt। आप वही पावर चेन रूल का इस्तेमाल करते, r² को u मानते। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? यहाँ मैं फिर से सेम बात रिपीट कर रहा हूँ, सेम बात बता देता हूँ। ये तो आ ही गया। सेम बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ भी हम सेम ही चीज लगा रहे हैं, लेकिन कैसे? 4 पाई इंटू 2r हो गया, इंटू d/dr ऑफ r। ये जो आपने r ये u माना है ना मैंने, तो पावर चेन रूल लगा लो। d ऑफ dr ये तो 1 आता है ना, तो इसलिए इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए सीधा ये लिख दिया 8 पाई r। ये सीधा, क्योंकि आप r सेम के उसमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो फिर वो लिखते नहीं है। इसमें पावर चेन रूल में प्रॉपर रिफ्लेक्ट होता है। देखो अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते, इसका ये आपको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बारे में हमने सवाल भी बहुत सारे डिस्कस किए हैं पिछले लेक्चर में, आप वहां जाके इजिली देख सकते हैं। आगे आ जाते हैं जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारे पास ये सवाल है बच्चे, इसको देख लेते हैं जी।
ये क्वेश्चन है, ये कोस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। अब बच्चे अब तक तेज हो चुके हैं, कह रहे सर एक काम करो, आप थोड़ा रुको, हमें थोड़ा सा मेहनत करने दो। ये एक्स आपने सिखाया था सर कि आप कोस एक्स का जानते हो, तो कोस एक्स का लिखो ना पहले, और अंदर वाला सर जो हमने एक्स मान के लिखा है उसका फिर से कर दो सर। यही तो सिखाया था ना सर आपने, रूट एक्स को एक्स 1/2 लिख सकते हैं, तो माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, सो माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2। तो जी ये कितना आ गया, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये माइनस साइन रूट एक्स डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। तो आपका कौन सा आंसर बना, साइन रूट एक्स डिवाइड बाई 2। देखो 2 ढूंढो कहाँ है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, 2 कहाँ है, 2 है ही इसमें। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगले वाले पे आ जाते हैं। अब ये फिर से बहुत सारी प्रैक्टिस है आपके लिए, अब यहाँ आपका और अच्छा हो जाएगा। बहुत प्रैक्टिस, ये मैंने बहुत प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हमें मिलते नहीं है ना सवाल उसके, तो मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए इसलिए सवाल उठाए हुए हैं। चलो जी पहले वाले पे आ जाते हैं, फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाले पे अब आप सीधा करना शुरू करें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो dy बाई डी एक्स मास्टर ने सिखाया था, तो सिंपल वाला है 2x, इसका हो जाएगा 0। तो पहले वाले का आंसर आया y इज इक्वल टू 2x प्लस 0। तो जी पहले वाला हो गया। अगले वाला 2e टू दी पावर 3, ये तो कांस्टेंट ही है भाई, e टू दी पावर 3 भी तो कांस्टेंट ही बनेगा, नहीं बनेगा? आप कैलकुलेटर में देखना, e का e एक e नाम की चीज लिखी होती है, ठीक है? तो e की पावर 2 करोगे, 3 करोगे, तो कांस्टेंट ही आएगा ना, कुछ वैल्यू आएगी निकल के। तो इसका मतलब ये y क्या है तुम्हारा, यहाँ सॉरी dy बाई डी एक्स, तो यहाँ भी dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का क्या होता है 0। ये वाले में फिर क्या लगाओगे जी, अगले वाला दिमाग लगाओ। सर ये तो सीधा, अगर x प्लस 5 होता तो सर सीधा सॉल्व हो जाता, अब ये दे रखा है तो सर पावर चेन लगाना पड़ेगा, इसको u मान लो। अगर इसको u मान लेते हो आप, तो तीसरे वाला क्या हो जाएगा जी आपका, सर dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू -1/2 x प्लस 5 टू दी पावर 1/2 माइनस 1 इंटू जो u मानना है आपने उसका फिर से करना है x प्लस 5 का, हो गया, यानी कि -1/2 x प्लस 5 टू दी पावर -1/2, और डी बाई डी एक्स इसका क्या आया निकल के, x का आ गया 1 और प्लस आ गया 0, आ गया आंसर। अगले वाला तो आसानी है, आप कर लोगे, तो ये सीधा क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला 5 तो कांस्टेंट है, 3/2 n x टू द पावर n माइनस 1, यानी कि पावर सेम टू सेम आगे लिखनी है और ऊपर वाली में से एक घटा देना है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15/2 x टू द पावर 1/2 आंसर। अगले वाला आप खुद करेंगे, ये जो 5/x है इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसको 5x माइनस 1 लिख लेंगे। ये भी सिंपल है, बेसिक है, तो ये बेसिक मैं आप पे छोड़ देता हूँ, ऐसे बहुत सवाल हम कर चुके हैं। कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, सीधा आंसर बताता हूँ 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 एक्स टू द पावर 3, इसका क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 एक्स टू द पावर 2, एक पावर घटा देंगे, यहाँ क्या आएगा 5 इंटू -1 एक्स टू द पावर -1 तो -2 हो जाएगा, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, खत्म। अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए बेसिक है, प्रैक्टिस के लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ये वाला पहले रूल बताओ कौन सा लगेगा, पॉज करो सोचो। इसमें लगेगा चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, इसको कैपिटल, मुझे कोस एक्स का पता है, कोस एक्स की अगर पावर दिख जाए, सीधा किसी की भी पावर दिख जाए, तो इसका मतलब पावर चेन रूल लगाएंगे पहले। यहाँ चेन रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा, चारों सवाल लगाओ जी। पहले वाला सॉल्व करो। सो वाई आपको क्या सिखाया गया है सर मेरे को, और हाँ मजेदार बात, आपको याद करने की कैसे, आपको कैसे पता सर मुझे दिमाग में कैसे है, देखो आप कोस एक्स का याद करोगे, स्क्वायर होता, तो क्या मैंने आपको कोस स्क्वायर एक्स का सीधा कुछ सिखाया है, नहीं, तो नहीं सिखाया, तो इसका मतलब दिमाग में क्या आना चाहिए, अरे भाई इसमें तो पावर चेन लगेगा, पहले पावर चेन फिर देखेंगे। अब यहाँ पे तो कोस एक्स, कोस सिंपल कोस लिखा हुआ है ना, तो कोस का तो कर सकते हैं, तो कोस का क्या कर सकते हैं जी, कोस का क्या याद करवाया हुआ है चेन रूल, यानी कि कोस का होता है जी साइन एक्स क्यूब इनटू, अब जो फंक्शन अंदर है उसका भी कर देंगे बस,
यानी कि साइन एक्स क्यूब। ये शॉर्ट कर दिया, ये जो मैं बोलने लग रहा हूँ ना, बस ये शॉर्ट कर दिया। करने का तरीका तो वही है, इसको u मानना, फिर डी वाई बाई डी यू निकालना और डी यू बाई डी एक्स दोनों की मल्टीप्लाई करना, जो मैंने सिखाया हुआ है करने का। लेकिन उतना बड़ा थोड़ी ना करते फिरेंगे, देखो ना सीधे आंसर आ रहे हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। अब यहाँ पे सेकंड वाला देखो, सीधा लिखता हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, यानी कि कॉस एक्स बाई टू इंटू, और एक्स बाई टू का क्या होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस रह गया आपका, क्योंकि कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो वो लिख दिया मैंने। कॉस एक्स, यहाँ साइन का क्या होता है कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू, यानी कि 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और एक्स का हो जाएगा 1। आंसर थर्ड, एक लाइन में लिखे जाएंगे अब ये सब। ये क्या होगा, लॉग एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। लॉग एक्स का तो सर हम पढ़ के आए, 1/x होता है, तो 1/2x लिख दो, इंटू अंदर वाले का फिर से होगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, यानी कि 1/2x, 1/2x इंटू टू कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, एक्स का क्या हो जाएगा 1। आंसर 2 से 2 कट गया, आंसर आया 1/x। अब जी फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्या है, ई टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, लेकिन ये माइनस है ना, तो इसलिए आप ई टू द पावर माइनस एक्स। अब ऊपर वाले का भी करो, तो ये कितना आया, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। आंसर ठीक है जी। ये आपको आने ही आने चाहिए, ये मैंने इतनी जो आपकी प्रैक्टिस कराई है ये सिर्फ इसीलिए कराई है, बस याद क्या रखना है कि cos x sin x का, कई बार हम, जैसे मैंने यहाँ साइन की मिस्टेक कर दी, कई बार हम साइन की मिस्टेक कर देते हैं, तो उनका बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सब जो मैंने प्रैक्टिस कराई है ये आपको समझ में आया होगा। और जैसे कि एक ये और सवाल है, एक और ये सवाल करके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये सवाल है, गिवन द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√x, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। करो जी। तो पहले चेंज तो निकालने इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये निकालना है। कब निकालना है, ये निकालना है x इज इक्वल्स टू 1 पे। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल लें। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x माइनस 2 इंटू रूट एक्स का मतलब होता है 1/2, यानी कि हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि ये हो गया 2x माइनस, ये कट गया, और एक्स टू द पावर माइनस 1/2, तो ये कितना आ गया 2x माइनस 1/√x। तो रखो जी वैल्यू, 2 इंटू 1 माइनस 1/√1, सो 2 माइनस 1 1, यानी कि सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगली प्रॉब्लम पे आ जाते हैं हम। ये प्रॉब्लम देखो जी, e टू द पावर 100 कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट का तो जीरो होता है। साइन 120 की वैल्यू कुछ कांस्टेंट ही आएगी, सीधी सी बात है, तो जीरो होगा। तो इस तरह का आपको गुमराह करने की भी वो कोशिश करेगा, तो आपको सारी बातें आनी चाहिए। आगे चलो जी। अब ये आपको सवाल आ गया, जैसे ये फंक्शन दे दिया ऐसे, देन द एक्सेलरेशन, यानी कि डीवी बाई डी टी। आपको आगे आगे समझ में आ जाएगा, एक्सेलरेशन का मतलब होता है डीवी बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो काइनेमेटिक्स। लेकिन इसने अभी आपको जैसे आता नहीं है, जो बच्चे 11th के हैं उनको आता नहीं है, बाकी 12th वालों को तो समझ में आ ही रहा होगा, जो लीडर वाले वीडियो देख रहे होंगे या जो ड्रॉपर है वो देख रहे होंगे, एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी। तो अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन करना है, तो प्रोडक्ट रूल आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा, यू और वी। तो आप क्या करो, एक्सेलरेशन निकालने के लिए डीवी बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 तो बाद में पुट कर लेंगे, पहले डिफरेंशिएशन तो हो जाए एक बार। सो t प्लस 2 एंड डी बाई डी टी ऑफ t प्लस 3। अब जिसका कर लिया उसको ऐसे उसको छोड़ दो, जिसका नहीं किया उसका कर लो बेचारे का। तो ये क्या आ जाएगा, t प्लस 2 इंटू 1 प्लस t प्लस 3 इंटू ये 1 और ये 0, तो 1 ही आया। तो ये कितना हो जाएगा जी, t प्लस 2 प्लस t प्लस 3, यानी कि 2t प्लस 5, यानी कि जब 1 आप इसमें वैल्यू रख दोगे तो 1 प्लस 5, यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और ये काइनेमेटिक्स में यही करेंगे हम, कैलकुलस ही करेंगे। तो इंटीग्रेशन, वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, अब अगला जब टॉपिक पढ़ेंगे हम तो डिफरेंशिएशन होगा,
अगर हमने वो नहीं आएगा तो फिर हमारे गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू जब हमें निकालनी होती है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं। क्लियर है? तो किस लिए यूज करते हैं हम? इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए। ये निकाली ना आपने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, टी इज इक्वल टू 1 पे कितना एक्सेलरेशन था। ठीक है, तो जी अगला सवाल, ये लास्ट सवाल है, प्रैक्टिस के लिए है, तो ताकि आपकी चीजें मजबूत हो क्वेश्चन रूल लगाएंगे, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, नीचे वाले का करेंगे स्क्वायर, कर दिया जी। ठीक है, तो ये 4x प्लस 5 उसको रखेंगे एज इट इज उस फंक्शन को, और जो ऊपर वाला है उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर माइनस करेंगे और जिसका फिर उल्टा कर देंगे, बस जो रखा हुआ है उसका। तो ये पैटर्न फिक्स रहेगा, ये रूल फिक्स रहेगा। नीचे वाले का करेंगे पहले, उसका फिर ऊपर नहीं करेंगे, दूसरे वाले का करेंगे। यानी कि कितना आ जाएगा आपका 4x प्लस 5 इंटू ये 3, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 3x का क्या होगा 3, क्योंकि x का तो 1 होता है, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लेते हो। वही सेम रूल अलग अलग करके कर लो। ये आ जाएगा जी 3x प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 4x प्लस 5 का स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा जी 12x प्लस 15 माइनस 12x प्लस 16, और माइनस माइनस ये माइनस, ये माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, 4x प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है जी, 12x से 12x कट गया, तो -1 अपॉन 4x प्लस 5 का स्क्वायर। तो जी ये आपका आंसर आ जाएगा।